उसको हम स्पेशल लॉज ऑफ एडिशन के बेस पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, स्पेशल लॉज, इट ओबेज स्पेशल लॉज ऑफ एडिशन, इट ओबेज स्पेशल लॉज ऑफ एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है, स्केलर में अगर स्केलर क्वांटिटी को अगर आपको चेंज करना है, तो स्केलर क्वांटिटी को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर आप चेंज करते हो तो मैग्नीट्यूड चेंज करने से आपका चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज किया तो आपका जो क्वांटिटी है, जो भी टर्म है फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है, डिस्टेंस में अगर 20 मीटर से 25 मीटर कर दिया तो क्या हुआ, आपने फिजिकल क्वांटिटी को चेंज कर दिया, डिस्टेंस को चेंज कर दिया। बट वहीं अगर वेक्टर की मैं बात करता हूं तो वेक्टर के केस में या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या आप डायरेक्शन चेंज कर दो, या दोनों ही चेंज कर दो। ठीक है, तो दोनों केस में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड या फिर दोनों, इस अगर कोई भी चीज अगर चेंज होती है तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड क्वांटिटी आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये तरीका है। क्लियर? तो इसका पॉइंट बन जाता है, इट चेंजेस बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली, चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, इट चेंजेस बाय चेंज in either magnitude, direction और both। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या बोथ, दोनों केसेस में आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? इतनी बात क्लियर है, इसको नोट कर सकते हैं। अब मेरे को आप लोग स्केलर की कोई क्वांटिटी बताओ जो एग्जांपल में आ सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल आ सकते हैं। एनीवन? डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया। डिस्टेंस, टाइम, ओके। और चलो ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ले सकते हैं। एग्जांपल में हमारा डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, स्पीड हो गई, ठीक है, टाइम भी हो गया, एटसेट्रा। वेक्टर के एग्जांपल अगर आप बताओ कोई, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे एग्जांपल हैं किसके, वेक्टर के। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, वेक्टर के हैं। तो इस तरीके से वेक्टर के एग्जांपल हो गए। आई होप क्लियर है आप सभी को। अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर पूछिए, नहीं है तो एक बार यस लिख देंगे चैट में या बोल देंगे। चारू, अदिति? Aditi and Charu, is it clear to you? ओके, तो इसको नोट कर लो, जब हो जाए या स्क्रीनशॉट ले लो, हो जाए तो बता देना।
डन। ओके, तो नेक्स्ट देखिए क्या टॉपिक है हमारा। नाउ ये तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया कि वेक्टर और स्केलर के बीच में क्या डिफरेंस है ना। बट अब हम बात करेंगे प्योरली वेक्टर की, कि वेक्टर क्या होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, इस सब के बारे में। ठीक है, तो देखिए चैप्टर वेक्टर जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को, रिप्रेजेंट जब करते हैं तो रिप्रेजेंट करते समय ये सिंबल यूज होता है, एरो। ठीक है, ये एरो यूज होता है। ये एरो क्या है, ये एरो की जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं, टेल। और इसको जब आप टेल बोलते हो तो इसका मतलब होता है इनिशियल पॉइंट। इसको जब आप टेल बोलते हो तो क्या बोलते हो, इसका मतलब क्या होता है, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, वहीं पे अगर ये जो होता है इसको बोलते हैं हेड पार्ट। क्या बोलते हैं, हेड पार्ट। और हेड पार्ट का मतलब है फाइनल पॉइंट। ठीक है, हेड पार्ट का मतलब क्या है, फाइनल पॉइंट। अब फाइनल पॉइंट का मतलब हो गया इनिशियल और फाइनल। और ये एरो हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा, ये ध्यान रखना, कभी इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा। ठीक है, ये वेक्टर का जो साइन है ये हमेशा इसी डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर, एक मिनट में हेडफोन। तो क्लियर, जैसे कि अगर मैं बताऊं वेक्टर ऑफ ए लिखना है तो इसको आप जब रिप्रेजेंट करोगे तो इसके ऊपर ये सिंबल लगा दोगे इस तरीके का एरो। जैसे अगर वेक्टर ऑफ बी लिखना है, बी मैग्नीट्यूड कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर आप क्या लिख दोगे, बी वेक्टर। क्लियर है, तो इस तरीके से सिंबल का यूज होता है। और एक वेक्टर लिखने का मतलब होता है कि आप उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को दिखा रहे हो। ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को दिखा रहे हो। मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर जैसे मैं मान लो आपको कोई मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर का सिंबल है और इसी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है, तो किस सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे। तो रिप्रेजेंट करने के देखिए क्या तरीके हैं। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इसका एक तरीका है कि आप इसके इसी सिंबल का मोड लगा। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कि आप शो कर रहे हो क्या, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर। या फिर ऊपर का जो सिंबल एरो है इसको हटा दो, यानी सिंपल ए लिखो। एक ये तरीका है। दूसरा, तीसरा क्या हो सकता है कि मोड, यानी बोल्ड लेटर में, बुक्स में होता है कि वो बोल्ड लेटर में लिखता है, तो ये भी एक तरीका है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, इसी तरीके से अगर बी के मैग्नीट्यूड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं या तो वेक्टर का मोड लगाऊंगा या फिर सिंपल बी लिख दूंगा या फिर बोल्ड लेटर। हम बुक्स में, नोट्स बुक में तो बोल्ड लेटर यूज कर नहीं सकते, तो हम यही दो यूज करते हैं, या तो आप मोड लगा दो वेक्टर का या फिर सिंपल बी लिख दो। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, समझ गए। और अब ये तो आपने सीख लिया मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर कोई वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को दिखाना है तो आप कैसे दिखाओगे, इन सिंबल से। बट अब आपको पता है कि वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है ना। वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन होती है तो देखिए, डायरेक्शन को दिखाने के लिए ये सिंबल है, तो जो भी वेक्टर है, जैसे ये ए है, ए वेक्टर का अगर आप डायरेक्शन शो करना चाहते हो तो इसका मतलब आपको ए के ऊपर कैप लगाना होगा। इस तरीके का कैप होता है। ठीक है, उल्टा वी कह दो, ये उल्टा वी इज कैप, यानी वेक्टर के ऊपर अगर कैप लगा दिया है तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उस वेक्टर के डायरेक्शन को शो कर रहे हो। समझ गए। अगर आपने वेक्टर के सिंबल के ऊपर एरो की जगह कैप लगा दिया है, जैसे बी के लिए आप लगा दो तो बी का कैप हो जाएगा, तो ये बेसिकली आप क्या शो कर रहे हो, डायरेक्शन शो कर रहे हो। ठीक है, क्या शो कर रहे हो, डायरेक्शन शो कर रहे हो। अब इतनी बात क्लियर है सभी को, यहां तक किसी को कोई डाउट। नो सर, क्लियर। अदिति, चारू, क्लियर है सर। क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, इतनी बात क्लियर है तो
अब यहाँ पे मैं जो समझाना चाह रहा हूं, अब ये जो मैंने आपको बताया ना कि इस डायरेक्शन जब आप किसी को दिखाओगे तो आप क्या दिखाओगे, कैप लगा दोगे। अब इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ये टाइप ऑफ वेक्टर में हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। यानी कि यूनिट वेक्टर ही वो वेक्टर है जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर व्हिच शोज द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। ठीक है, which shows the direction of a given vector। अब यानी कि ये वेक्टर है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा यानी a और डायरेक्शन होगी यानी a कैप। तो ये तरीका है किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका। ठीक है, यानी कि ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड और ये होगी उसकी डायरेक्शन। दूसरे टर्म में अगर बोला जाए यूनिट वेक्टर, जो हम ये मैं बता रहा हूं, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1। Those vector which have magnitude 1 is known as unit vector। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। इसका मतलब वो उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 1। यानी कि मैग्नीट्यूड 1 है जिसका मतलब वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मैग्नीट्यूड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लियर, तो इसलिए ये डायरेक्शन शो करता है जिसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और किसी वेक्टर को आप लिखते हो तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और साथ में उसकी डायरेक्शन होती है। यहां तक बात सभी को क्लियर है? देखिए ये चैप्टर बिल्कुल न्यू है आपके लिए, आप इसमें सारी चीजें न्यू पढ़ेंगे, तो इसलिए साथ ही साथ क्लियर करते चलना, कुछ भी डाउट में नहीं रखना है। ठीक है, कहीं भी कोई सा भी पॉइंट डाउट में आता है तुरंत पूछ लो, क्योंकि ये अगर हल्का सा भी डाउट हुआ तो आगे तक दिक्कत करेगा। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये पूरा एक चैप्टर 12th तक यूज होना है, यानी कि आपका 12th में भी ये यूज होगा। ठीक है, इसलिए वेक्टर को अच्छे से समझना है ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। इसलिए अभी सारी बातें क्लियर करते हुए चलो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये हर एक चैप्टर में 12th में भी हर जगह यूज होगा, तो बी अटेंटिव इस चैप्टर के लिए। इतनी बात क्लियर है? इसको अगर नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेनी है, जल्दी से ले लो, फिर मैं इसको रख करके आगे बढ़ता हूँ। डन, अदिति चारू डन? ओके, तो नेक्स्ट देखिए, चारों अटेंटिवली क्लास अटेंड करो। जब भी मैं बोलूं रिप्लाई कुछ भी, तो आप रिप्लाई जरूर करो, क्योंकि मुझे पता चले कि आप अटेंटिवली क्लास ले रहे हैं। बिकॉज अगर मुझे पता नहीं लगेगा कि आप क्लास अटेंड ढंग से कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं, ना मुझे अच्छा लगेगा ना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है चारू? स्टिल नो रिप्लाई। ओके, तो नेक्स्ट अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर, उसके अंदर हम हर टाइप के पढ़ेंगे और बेसिक जो है वो बेसिक से ही स्टार्ट होगा आपका टाइप। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर यूं समझ लो, ऐसा वेक्टर है जो किसी भी वेक्टर की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। देखिए वेक्टर का मेन जो रोल आपका यहाँ पे होगा वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में होगा। आपने मैथ में कोऑर्डिनेट पढ़े हैं एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे वेक्टर में हम जितने भी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म पढ़ेंगे, वेक्टर के फॉर्म पढ़ेंगे, वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम ज्यादातर बातें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर आप करोगे तो ओरिजिन की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जो कि किसी भी वेक्टर के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो पोजीशन को रिप्रेजेंट करते वक्त वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में करता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, एक्सिस हो गए एक्स वाई एंड जेड। अब ये एक्स वाई जेड क्या है, ये एक्सिस है, यानी कि इन पे जो होगा वो मैग्नीट्यूड शो होगा।
बट एक्स वाई और जेड की जो डायरेक्शन है वो कौन शो करेगा, उनकी डायरेक्शन को कौन शो करेगा, यूनिट वेक्टर्स, है ना। मैंने अभी बताया था कि यूनिट वेक्टर क्या शो करते हैं, डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर क्या शो करेंगे, डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर अगर डायरेक्शन शो करेंगे तो एक्स की यूनिट वेक्टर क्या होगी, आई कैप, वाई का यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे कैप, और जेड का यूनिट वेक्टर क्या होगा, के कैप। दैट मींस जो आई कैप है वो एक्स की डायरेक्शन को शो करेगा, जे कैप जो है वो वाई की डायरेक्शन को शो करेगा, ये ध्यान रखना, ये जे कैप है, और के कैप जो है वो जेड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो मैंने बोला जो डायरेक्शन शो करता है वही क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। दैट मींस these are the unit vectors, y, j, k cap are the unit vectors of x, y and z. क्लियर, इतनी बात क्लियर है। नाउ हमारे पास एक पॉइंट है P, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं A1, B1 एंड C1। ओके, A1, B1 एंड C1, यानी कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट है दैट इज A1, B1 एंड C1। तो आपको पता है कोऑर्डिनेट्स पढ़ने आता है, ये x के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये z को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर जब आप लिखोगे, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो पोजीशन वेक्टर इसका क्या होगा, देखिए पोजीशन वेक्टर जब भी लिखते हैं तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, इसलिए ओ जरूर आता है, तो OP, और वेक्टर है तो ऊपर वेक्टर का सिंबल एरो, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। अच्छा, इसको हम r के फॉर्म, r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये r रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, यहां से r1 रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट है तो A1 क्या है, मैग्नीट्यूड, किस पे, x एक्सिस पे, लिख दिया A1 मैग्नीट्यूड लिख दिया, बट इसकी डायरेक्शन क्या है, x डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कौन करेगा, i कैप, तो साथ में लगा दिया i, प्लस B1 क्या है, मैग्नीट्यूड, किस पे, y एक्सिस पे, लिख दिया, पर इस y एक्सिस की डायरेक्शन कौन शो करेगा, j कैप शो करेगा, तो साथ में क्या आ गया, j कैप, प्लस C1 क्या है, z एक्सिस पे यानी C1, और z की डायरेक्शन को कौन शो करेगा, k कैप, तो ये आ गया k कैप। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया पोजीशन वेक्टर A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। क्लियर, A1 i कैप, B1 j कैप प्लस C1 k कैप, इतनी बात क्लियर है। तो एक और लेते हैं, चलिए एक और पॉइंट है Q। ठीक है, वो भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में शो कर रहा है, इसको हम मान लेते हैं दूसरा पोजीशन वेक्टर है, और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं A2, B2 एंड C2। ठीक है, यानी कि एक और पॉइंट आपके पास है Q, दैट इज A2, B2 एंड C2। क्लियर, तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर आप लिखोगे तो अगेन वही बात, पोजीशन वेक्टर किसके रिप्रेजेंट में शो होता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो यानी O आएगा और OQ हो जाएगा, यानी ये OQ वेक्टर, और R से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो गया R2। ठीक है, अगेन वही बात, A2, B2, C2 है, जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में हम डायरेक्शन लगा देंगे, B2 j कैप, C2 k कैप। तो ये जो है ये सिर्फ कोऑर्डिनेट्स, और ये जो है ये क्या है, वेक्टर फॉर्म हो गया। मतलब अगर आपने साथ में i j k अगर लग गया, इसका मतलब वो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर i j k लग गया इसका मतलब वो क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया। समझे, यहां तक बात क्लियर? Yes, sir. ओके, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आपको, बहुत अच्छी बात। नाउ ये तो आ गया वेक्टर, बट वेक्टर का क्या होता है, कई बार मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलता है, तो अगर मान लो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर निकालना है, यानी कि कोई इस फॉर्म में, कोई भी वेक्टर इस फॉर्म में आपको गिवन है, यहाँ तो मैं पोजीशन वेक्टर का बता रहा हूँ, बट कोई भी वेक्टर अगर i j k के फॉर्म में गिवन है एंड दैट आस्क्स यू टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, तो आप मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, जस्ट कुछ नहीं करना है, अंडर रूट लेना है, और i j k के जो कोफिशिएंट है, जैसे i का कोफिशिएंट क्या है A1, j का कोफिशिएंट क्या है B1, k का कोफिशिएंट क्या है C1,
इन कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है और प्लस कर देना है, आपका मैग्नीट्यूड आ गया। इसी तरीके से OQ का मैग्नीट्यूड निकालोगे, जस्ट अंडर रूट और कोफिशिएंट का स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकलता है, ठीक है। इस तरीके से क्या निकलता है, मैग्नीट्यूड निकल जाता है। आपका मैग्नीट्यूड आ गया, आपको पोजीशन वेक्टर मिल गया। अभी आपसे बोलता है यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ। क्या बोलेगा, यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ। देखो मैंने क्या बोला था कि अगर एक वेक्टर है तो वो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड होता है और साथ में उसका यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन, यानी कि यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए, यूनिट वेक्टर के लिए। किसके लिए फॉर्मूला बन गया, यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये किसके लिए फॉर्मूला बन गया, यूनिट वेक्टर के लिए। ऐसे ही अगर जैसे ओपी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। दैट मींस क्या हो गया, वेक्टर क्या है, वेक्टर है हमारा a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप प्लस 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 क्या, अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आपने ये निकाला है अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर आ गया। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। सर यूनिट वेक्टर समझाना। यूनिट वेक्टर बेसिकली है एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये हमेशा किसी न किसी गिवन वेक्टर पर, जैसे ये यूनिट वेक्टर मैंने किस वेक्टर का निकाला है, ओपी वेक्टर का निकाला है ना। तो कोई भी यूनिट वेक्टर जब भी आप निकालोगे तो किसी ना किसी गिवन वेक्टर का निकालोगे। और यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और हमेशा डायरेक्शन शो करता है गिवन वेक्टर का। इसका मतलब अगर मैं ओपी वेक्टर का मैं यूनिट वेक्टर निकालता हूं तो वो क्या शो करेगा, इस वेक्टर की डायरेक्शन शो करेगा। यानी कि मैंने यूनिट वेक्टर निकाल दिया तो ये जो आंसर आएगा ये क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। अब ये निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये निकालने का फॉर्मूला है वेक्टर अपॉन में उसी का मैग्नीट्यूड। मतलब जिसका आप क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट, जिसका आप निकाल रहे हैं यूनिट वेक्टर, उस वेक्टर का आप क्या कर रहे हैं, आप निकाल दे रहे हैं वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। तो आपने क्या कर दिया, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। तो ओपी वेक्टर क्या था हमारा, a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, ठीक है। उसी तरीके से हमने ऊपर वेक्टर लिख दिया अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, तो a1 b1 c1, ठीक है। क्लियर है दीदी? Yes, sir. चारू? यस यस सर। ओके अच्छा, आपकी चारू अदिति, आपकी ना क्लास डिस्कनेक्ट हो सकती है, 40 मिनट का टाइम लिमिट होता है इसमें, तो मैं दोबारा से होस्ट करूंगा तो आप रिकनेक्ट कर लेना, ओके। हाँ जी, पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो किसी भी वेक्टर की पोजीशन को शो कर रहा है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। किसी भी वेक्टर की पोजीशन को किसके रिस्पेक्ट में शो कर रहा है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, देन उस वेक्टर को हम क्या कह दे रहे हैं, पोजीशन वेक्टर, क्लियर है। और ये इस केस में हमेशा आपको पोजीशन यानी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन होगा, उस कोऑर्डिनेट को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, जस्ट आई जे और के लगा दोगे तो आपका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। क्लियर है अंशिका? ओके ठीक है। नाउ ये तो आपने सीख लिया पोजीशन वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड निकालना और यूनिट वेक्टर निकालना। मैग्नीट्यूड निकालना और यूनिट वेक्टर निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है हर केस में, ठीक है। अगर वेक्टर इस फॉर्म में गिवन है आपको, यानी कि आई जे के फॉर्म में गिवन, ठीक है। बट अब जो टाइप्स है वो अलग होते जाते हैं, होते जाएंगे। जैसे कि अभी आपने पोजीशन वेक्टर पढ़ लिया, सेकंड जो टाइप है दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है दो पोजीशन वेक्टर के बीच का डिफरेंस, यानी कि ये P और Q के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, ओके। और ये पोजीशन वेक्टर
सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेस होता है तो बॉडी या तो P से Q डिस्प्लेस हो सकती है या Q से P डिस्प्लेस हो सकती है. दैट मींस इट हैज टू डायरेक्शन, कैन बी टू डायरेक्शन, P टू Q और Q टू P. ठीक है. और डायरेक्शन का मतलब फिजिक्स में आपको मैं बार बार बताते चल रहा हूं कि जब भी फिजिक्स में डायरेक्शन की बात हो रही है दैट मींस आपका पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो रही है. यानी कि अगर मैंने ये बात पहले भी समझाई थी, अदिति एंड चारू आप भी समझ लें कि फिजिक्स के अंदर -4 और 8, -4 और -5 में कौन बड़ा है, तो आप सोचेंगे कि -4 बड़ा है, पर आंसर इज -5 बड़ा है. ये मैथ नहीं है, ये फिजिक्स है. यहाँ पे माइनस सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, मैग्नीट्यूड जो वैल्यू ज्यादा होगी वो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा. यानी -5 में माइनस सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है, तो आप 5 और 4 को देखेंगे, दैट मींस 5 -5 इज ग्रेटर देन -4. ठीक है, ये मतलब है. माइनस का सिर्फ मतलब ये है कि वो एक गिवन डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में शो हो रहा है अकॉर्डिंग टू जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन. क्लियर अदिति एंड चारू? ये मतलब ये बात आप ध्यान रखिए. अदिति एंड चारू मैं दोबारा से रीहोस्ट कर रहा हूँ, टाइम खत्म ही हो रहा है, ये तो आधी बात रह जाती है. आप दोबारा से रिकनेक्ट कर लीजिए. ओके ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो डिस्प्ले, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका. यस सर ये हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने बताया कि पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस है. तो पोजीशन वेक्टर में यहां लिख देता हूं कि ओपी वेक्टर आपने निकाला है, दैट इज A1 i कैप, B1 j कैप एंड C1 k कैप. वहीं पे आपने OQ पोजीशन वेक्टर निकाला है A2 i कैप, B2 j कैप एंड C2 k कैप. ठीक है, ये आपने पोजीशन वेक्टर निकाला है. सेकंड जो हमारा टाइप है दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P से Q हो सकता है, Q से P हो सकता है ना. यानी कि या तो वो P से Q होगा, P से Q होगा, दैट मींस मैंने ये भी बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर का क्या है, डिफरेंस है. ठीक है, पोजीशन वेक्टर का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफरेंस होता है. यानी कि अगर आप PQ वेक्टर निकाल रहे हो या कैलकुलेट कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हो, तो you have to calculate difference between position vectors. ठीक है, तो PQ वेक्टर है और मैंने बताया था कि ये जो ऊपर एरो लगाते हो उसका जो टेल वाला पार्ट होता है वो इनिशियल पॉइंट शो करता है, और जो ये एरो वाला पार्ट होता है जो हेड पॉइंट है वो क्या शो करता है, फाइनल पॉइंट. इसका मतलब जो P है वो क्या है, इनिशियल पॉइंट, और Q क्या है, फाइनल पॉइंट. यानी P से Q हो रहा है. यानी कि इसको हम शो करेंगे तो R1 से 2, R1 से 2. ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दूसरा डिफरेंस बोला है, तो जब भी हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, जब भी हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल क्या है, Q, और Q पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, OQ वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर. तो इनिशियल वेक्टर क्या है, P यानी कि पोजीशन वेक्टर. P यानी कि पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब क्या हो गया, OP वेक्टर. OP वेक्टर मींस OP वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर. अब OQ वेक्टर आपने कैलकुलेट कर रखा है, OP यानी पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर रखा है. यहां देखिए OQ वेक्टर हो गया आपका A2, लिख देते हैं यहाँ पे, राइट डाउन A2 i कैप, B2 j कैप एंड C2 k कैप. ये आपने पोजीशन वेक्टर लिख दिया फाइनल. इनिशियल OP वेक्टर यानी जो है ये क्या हो गया, A1 i कैप, B1 j कैप एंड C1 k कैप. तो I का I के साथ माइनस कर दो, J का J के साथ और K का K के साथ. तो यहाँ पे माइनस अगर आप करोगे तो A2 A1 i कैप, B2 माइनस B1 j कैप और C2 माइनस C1 k कैप. ठीक है, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज PQ. ठीक है, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ. दैट मींस मान लो अगर A1 आपका 5 है और A2 आपका 8 है, तो A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 5 यानी 3 i कैप आ जाएगा.
इसी तरीके से माइनस करके कुछ ना कुछ जे कैप आएगा, कुछ ना कुछ के कैप आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट कर लिया। अगेन दूसरी बात, मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर उसका मोड, ये आपने क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट किया है। मैग्नीट्यूड अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो मैंने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए क्या बताया, वो फॉर्मूला सेम ही रहना है, अंडर रूट और जो आई जे के हैं इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर का और सम, यानी कि a2 माइनस a1 का स्क्वायर प्लस b2 माइनस b1 के स्क्वायर c2 माइनस c1 का स्क्वायर, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड आ गया, क्लियर। यूनिट वेक्टर वही सेम चीज, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यानी कि ये आपका वेक्टर आया है अपॉन में डिवाइड बाय दिस मैग्नीट्यूड, आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। मतलब इसको अगर आप डिवाइड कर देते हो तो आपका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आया या दोबारा समझना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स, टू पोजीशन गिवन पोजीशन वेक्टर्स, और आपको जस्ट डिफरेंस निकाल दोगे आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। Is it clear to you? Yes, sir. Okay. I guess किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहां तक बात सभी को क्लियर। अब मैंने ये बताया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P से Q भी हो सकता है, Q से P भी हो सकता है। उसी तरीके से जैसे PQ निकाला है, सेम सिमिलर तरीके से आप QP वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। और Q इनिशियल पॉइंट हो जाएगा टेल के हिसाब से और हेड के हिसाब से P फाइनल, दैट मींस R21, जिसमें आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। तो आपको अब तो इतना समझ में आ गया है, इतनी मैथ्स आपने पढ़ी है कि OP में से OQ को माइनस करेंगे, OP में से OQ को माइनस करेंगे तो A1 माइनस A2 है ना, A1 माइनस A2 प्लस B1 माइनस B2 प्लस C1 माइनस C2, आई जे के ये हो गया। ये आई जे के का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इसी के बेस पे आप बता सकते हैं कि आई कौन सी, मतलब ये जो मैग्नीट्यूड है कौन सी डायरेक्शन है। हम आई कैप शो हो रहा है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। मतलब अगर वो एक्स एक्सिस ना भी बोले, आपसे बोल दे कि 2 आई कैप, तो आपको देखते ही समझ जाना है कि आई कैप लिखा है, दैट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट एक्स एक्सिस। अगर जे कैप लिखा है तो इट इज सेइंग अबाउट वाई एक्सिस, के कैप लिखा है तो इट सेइंग अबाउट जेड एक्सिस। ये भी बहुत तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ट्वेल्थ में बहुत यूज होना है इसका। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे, माइंड में बैठाते हुए चलेंगे, और क्लास खत्म होने के बाद दोबारा देखेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिलती है तो एक बार क्लास को दोबारा देख लिया करो, टाइम मिलता है तो 2 बार देखो। जैसे गाने सुनते हो 2-2 3-3 बार तो गाना रट जाता है ना तुम्हें। अब तो रिकॉर्डिंग, इसका तो बेनिफिट ये है कि हर क्लास रिकॉर्ड हो रही है तुम्हारी, कोई सा पीछे जाके देखना है देख लो, ठीक है। इसीलिए कोई भी चीज जब भी टाइम मिलता है, तुम्हें लगता है कि ये चीज मेरे को दोबारा समझनी चाहिए, तो दोबारा समझो, क्योंकि माइंड में नहीं बैठा है तो दोबारा वीडियो देखो, रिकॉर्डिंग देखो, दोबारा समझो, ठीक। तो इस तरीके का बेनिफिट, इसका बेनिफिट उठाओ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ गए, आप सभी को समझ में आ गया है आई गेस, किसी को कोई डाउट नहीं है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। और मैंने बता दिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2 डायरेक्शन हो सकती है एक ही केस में। आप देखो इसमें, अब देखो मैंने PQ वेक्टर निकाला और OQ वेक्टर निकाला, दोनों केस में मैग्नीट्यूड सेम आएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ पे अगर 2 आया तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा, अगर यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे भी 3 आएगा। बट डिफरेंस ये होगा क्योंकि आपने डायरेक्शन चेंज कर दी है, तो ये हो सकता है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। मतलब यही फर्क है, मतलब आपने जैसे ही डायरेक्शन चेंज किया तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। बल्कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स के अंदर डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्लियर बात। अब यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है, अदरवाइज चैट में लिख दो डन सर, यस सर, क्लियर सर। देन मैं आगे टाइप्स हैं छोटे छोटे से, वो फटाफट बताता हूँ, वो तो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, फिर उसमें ज्यादा समझने वाला नहीं है। अभी क्लियर क्लियर चारू?
ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। नाउ ये दो मेन टाइप थे, यानी पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते रहते हैं, इनका यूज होता रहता है। अब जो अदर टाइप्स हैं उनको हम बेसिकली पढ़ते हैं। मैं टर्म लिखते जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। डेफिनेशंस आपके नोट्स में हैं, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे डेफिनेशंस को समझिए कि टर्म्स क्या कहती हैं। ठीक है, ये दो टाइप्स आप पढ़ चुके हो। तो अदर टाइप जो है, पहला इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब है कि जो दो वेक्टर्स हैं वो हर रिस्पेक्ट में इक्वल होंगे। दैट मींस उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। दैट वेक्टर्स आर नोन एज इक्वल वेक्टर। ठीक है, those two vectors are said to be equal if they have the same magnitude and same direction. Clear? Second is negative of vector. नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब है कि अगर आपको एक वेक्टर गिवन है, दैट इज ए वेक्टर, तो इसका जो दूसरा वेक्टर होगा वो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट गिवन वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन होगा। जैसे मैंने ये बनाया, ये वेक्टर गिवन है, इसके सेम मैग्नीट्यूड का है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन है इसका मतलब वो पहले वाले के नेगेटिव, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं नेगेटिव वेक्टर, हम इसको बोल सकते हैं अपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यानी कि द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर डिफाइंड एज अनदर वेक्टर having the same magnitude but having an opposite direction. क्लियर है? नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। मैंने बताया यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर which have magnitude 1 and show the direction of given vector। मतलब जिस भी वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, तो वो यूनिट वेक्टर आपको उस वेक्टर गिवन वेक्टर का डायरेक्शन शो करता है और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। मतलब क्या अब मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करो तो वहां पे 1 1 आएगा, नहीं, वहां पे ये आ सकता है कि 2/√3 i कैट प्लस 4/√3 j कैट माइनस 6/√3 k कैट। ये यूनिट वेक्टर हो सकता है, आपको कहीं भी 1 नहीं दिख रहा। ठीक है, बट इस वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना आपको सिखाया, √a का कोएफिशिएंट, b का कोएफिशिएंट और c के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करो, सम करो, तो इसका आंसर 1 आएगा। जब आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो वो आंसर 1 आएगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये यूनिट वेक्टर है। यानी यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, और वो गिवन वेक्टर की क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। फॉर्मूला जो है for a vector, अगर आप यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हो, दैट मींस आपको वेक्टर अपॉन में उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। वेक्टर अपॉन में उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट है फिक्स्ड वेक्टर। नेक्स्ट टाइप इज फिक्स्ड वेक्टर। Fixed vector is that vector whose initial point is fixed is called a fixed vector। यानी जिसके इनिशियल पॉइंट फिक्स होते हैं उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड वेक्टर। मतलब कि ये वेक्टर है, ये मतलब ये पॉइंट फिक्स रहेगा, ये फिर रोटेट कहीं भी कर सकता है, ये फाइनल पॉइंट इसका यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, बट इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर से टर्म से समझ रहे होंगे, कोलिनियर का मतलब होता है सेम लाइन पे एक्ट करना। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, मतलब कि एक ये वेक्टर है A और ये दूसरा वेक्टर है B, ये दोनों ही वेक्टर सेम लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, या इस तरीके से बना सकते हो A वेक्टर या B वेक्टर। ठीक है, या इस तरीके से बनाते हो A वेक्टर एंड B वेक्टर। ठीक है, यानी कि कोलिनियर वेक्टर आर दोज वेक्टर व्हिच हैव सेम डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे वेक्टर जिनकी सेम डायरेक्शन होती है उन्हें हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। इसके अंदर पैरेलल वेक्टर भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल वेक्टर जो होते हैं उनकी डायरेक्शन सेम होती है। और इसका मतलब ये नहीं कि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, बट द डायरेक्शन शुड बी, मस्ट बी इक्वल, सेम। ठीक है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। दैट मींस इसके अंदर पैरेलल वेक्टर भी इंक्लूड हो जाता है।
ठीक है, पैरेलल वेक्टर भी क्या हो गया इसके अंदर इंक्लूड हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर। फिफ्थ सिक्स्थ कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, अब कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या है? कोप्लेनर प्लेनर क्या होता है? प्लेनर होता है प्लेन, जैसे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो ये प्लेन मतलब अगर दो वेक्टर सेम प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, मतलब ए वेक्टर भी वाई एक्स प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, और बी वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम इन दोनों वेक्टर्स को क्या कह देंगे? कोप्लेनर वेक्टर कह देंगे। क्या कह देंगे? कोप्लेनर वेक्टर कह देंगे। नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल टर्म से ही समझ में आ रहा है, ऐसे वेक्टर जिनकी इनिशियल पॉइंट सेम होता है, जैसे कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए और बी वेक्टर का जो देख रहे हो उनके फाइनल पॉइंट अलग अलग हैं, बट इनका इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम, इसलिए बोल दिया को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, अगेन द सेम प्रॉब्लम लेटर देती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाँ क्या बात कर रहे थे हम? कोइनिशियल। ठीक है, तो कोइनिशियल नेक्स्ट है कोइनिशियल, नेक्स्ट इज कोटर्मिनस, एथ इज कोटर्मिनस वेक्टर। तो कोटर्मिनस वेक्टर क्या चीज? कोइनिशियल। कोइनिशियल वेक्टर आर दोज वेक्टर जिनका इनिशियल वेक्टर सेम होता है, बट फाइनल वेक्टर मस्ट कैन बी डिफरेंट। उनके फाइनल पॉइंट्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे, बट उनके इनिशियल पॉइंट सेम होंगे, मतलब सेम पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहे होंगे, तो उस केस में हम उनको कोइनिशियल वेक्टर कह देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोटर्मिनस वेक्टर, ऐसे वेक्टर, टर्मिनस का मतलब होता है एंड, यानी कि ऐसे दो वेक्टर जिनका एंड पॉइंट सेम है, यानी फाइनल पॉइंट सेम है बट इनिशियल पॉइंट अलग अलग है, तो ऐसे में हम उसे बोल देंगे कोटर्मिनस वेक्टर। कोटर्मिनस वेक्टर। तो यहां तक कोई डाउट? ये थे टाइप्स ऑफ वेक्टर। सर आपने फिक्स वेक्टर में भी तो सेम बातें बोली थी। फिक्स वेक्टर देखो, फिक्स वेक्टर में सिंगल वेक्टर की बात हो रही है। फिक्स वेक्टर में सिंगल वेक्टर की बात हो रही है, दैट मींस हम सिंगल वेक्टर की बात कर रहे हैं कि वो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स है। यहाँ पे सिंगल वेक्टर की बात नहीं हो रही। जब हम को की बात करते हैं तो यहाँ जितने भी टर्म को यूज किए गए हैं वो एक से ज्यादा वेक्टर के लिए है। ये जैसे ये है, ये एक से ज्यादा वेक्टर है, एक से ज्यादा वेक्टर है। ठीक है, कोप्लेनर भी एक से ज्यादा वेक्टर है। यहाँ पे जब फिक्स बोल रहा हूं तो वो सिंगल वेक्टर की बात होगी। ओके सर, क्लियर है। क्लियर है? चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्लियर है, क्लियर। ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर है। इसमें कुछ अगर आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए जल्दी से। तो 3 पॉइंट छोटे छोटे और बता देता हूँ मैं। डन डन, ओके। तो नेक्स्ट एक लास्ट में बता देता हूं, दैट इज एक और है इसमें जीरो वेक्टर। टाइप में ही लिख लो जीरो वेक्टर, और नल वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर आर दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, मतलब ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होगा
एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ठीक है, हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो गई और मैग्नीट्यूड क्या हो गया 0। तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 0 होता है एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, नो डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन बोलेंगे, दैट मींस डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, वी कांट फाउंड इट, ठीक है, तो उस केस में हम आर्बिट्रेरी डायरेक्शन कहते हैं। तो डायरेक्शन होगी बट आर्बिट्रेरी होगी, दैट मींस किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, बट मैग्नीट्यूड इज 0, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 0 होगा, तो ऐसे केस में हम उसे 0 वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। क्लियर? ये था यहाँ पे वेक्टर के टाइप्स जो आपको बेसिक टर्म मतलब पता होना चाहिए कि अगर आगे मैं ये टर्म्स अगर आपके सामने लेता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि ये वेक्टर कौन से वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ इसके बाद जो टर्म आता है, इसको मैं अभी थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, कंटिन्यू हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट इज कि वेक्टर को ऐड करने का जो तरीका है, मैंने बोला था कि वेक्टर को ऐड करते हैं तो हम सिंपल लॉज ऑफ एडिशन के बेस पे नहीं कर सकते, हमें स्पेशल लॉज ऑफ एडिशन की जरूरत पड़ती है। तो वही स्पेशल लॉज ऑफ एडिशन को हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, ठीक है, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन में दो लॉज हैं, एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सेकंड इज पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। दोनों में सिर्फ आगे बता देता हूं, इसमें हम डेरिवेशन करेंगे, दोनों केस में डेरिवेशन सेम है, एज इट इज सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट फर्क जो है, डिफरेंस जो है वो डायग्राम का है, फिगर का है, इसमें ट्रायंगल बनेगा, इसमें पैरेललोग्राम बनेगा, और दोनों को समझने का कॉन्सेप्ट अलग है, मतलब दोनों को एक तरीके से, मतलब कि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट दिया जाता है तो उसमें वेक्टर्स को प्लेस करने का जो तरीका है वो अलग अलग होगा, बट सॉल्व करने का तरीका सेम, ट्रायंगल लॉ में भी सॉल्व करने का तरीका सेम है, पैरेललोग्राम में भी सॉल्व करने का तरीका सेम। तो ये दोनों वे जो हैं वो उसमें सिर्फ फिगर का डिफरेंस होगा, डायग्राम का डिफरेंस होगा, डेरिवेशन आपकी सेम होगी, ठीक है। तो ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, अगर दो वेक्टर आपको तीन वेक्टर दे दिया जाए, उसे ऐड करना है तो इन लॉज के बेस पे हम ऐड करेंगे, क्लियर। तो ये थी आज की क्लास, फर्स्ट क्लास। क्लास के बाद आप इस क्लास को रिवाइज करेंगे क्योंकि बिल्कुल न्यू चैप्टर है आपके लिए, ऐसा कुछ पहले नहीं पढ़ा है, तो जरूर इसको दोबारा रिवाइज करना मस्ट है, क्योंकि एक बार में माइंड में नहीं बैठेगा, तो इसलिए दोबारा से रिवाइज कर लेना। एंड कोई डाउट है तो पूछिए।